में साथ देने का शुक्रिया। बहुत दूर अंदेशी पर मबनी ये सवाल स्कॉटलैंड से आया है अली। जिस तरह भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड टर्म कंप्लीट कर रहा है और पूरी सेटअप जो ग्लोबल है उसको शेकअप कर दिया है, तो ये एक टर्म के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या ये एक टेम्परेरी फेज है और उसके बाद ये सब चीजें अंडू हो जाएंगी, या रिपब्लिकन्स में कोई और भी अगर आता है दोबारा तो वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेगा जो ट्रंप कर रहा है, और अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो ये एक टेम्परेरी फेज है जिससे दुनिया इस वक्त देख रही है, गुजर रही है कि सब कुछ क्या हो रहा है, और उसके बाद ये सब अंडू हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल भी है। 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप हिला तो देगा, मगर मैं समझता हूँ उसकी कोई लास्टिंग लेगेसी नहीं होगी, बिकॉज जिस किस्म की वो चीज़ें कर रहा है वो बेसिकली दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्पिरिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए मैं समझता हूँ कि दे विल नॉट लास्ट। और सो दिस इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्स। द सेकेंड रिस्पॉन्स इज़ कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया में भी एटीट्यूड लोगों की यही होगी कि यार 4 साल के लिए आया है, भुगत लीजिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करिए, तो इसलिए विल सर्वाइव दिस 4 years। जैसे कनाडा ने कहा है, यूके कह रहे हैं कि यार अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थोड़े से बढ़ा लो, इसको थोड़ा सा पुश बैक करो, बट दैट डजंट मीन के दिस इज़ फॉर परमानेंट। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद और इसके दौरान भी मैं समझता हूँ बहुत सी पॉलिसी रिवर्सेस करेगा ये। इस वक्त इम्पैक्ट के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है, बट आई थिंक ही विल हैव टू रिवर्स मैनी पॉलिसी डिसीजंस। ऑलरेडी इसने जो टैरिफ्स लगाए हैं वो टैरिफ वॉर शुरू होने वाले हैं, और आप देखिएगा नुकसान कितना होगा यूनाइटेड स्टेट्स का अपना। सो एंड अदर थिंग्स इज़ वेल। सो मैं समझता हूँ कि अगली जो इलेक्शन होगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर डेमोक्रेट्स आते हैं, जो कि यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ वो आएंगे, अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो किस किस्म के डेमोक्रेट्स होंगे। मेरी ये पेशन गोई है कि वो डेमोक्रेट्स बिल क्लिंटन और ओबामा और हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन जैसे डेमोक्रेट्स नहीं होंगे। ये डेमोक्रेट्स तो थे, बट दे बिकेम न्यू लिबरल्स जिसे कहते हैं, दे बिकेम वॉर मंगर्स, एंड जो बेसिक डेमोक्रेट्स का जो फ़लसफ़ा था ये तो एक्चुअली रिपब्लिकन से भी आगे चले गए इन मैनी एरियाज। तो अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका इज़ राइप। अमेरिका के कोस्टल पॉपुलेशंस जो हैं, जो ज़्यादा लिबरल हैं, वो बढ़ रही हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये जो और जो इंटरनेट के ज़रिए भी जो परसेप्शंस हैं और जो नॉलेज है वो भी तब्दील हो रही है। ये लास्ट हुर्रा जिसे कहते हैं, ये है अल्ट्रा राइट का, क्योंकि जो बाइडन और ने बिल्कुल समझें आपके बहुत बुरी उसकी प्रेसिडेंसी थी, वेरी डिसइल्यूजनमेंट उसने क्रिएट की बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट्स के अंदर भी। सो अब जो अगली जो डेमोक्रेटिक आएगी, दे विल हैव अ न्यू लीडरशिप, और मेरी ये पेशन गोई है कि वो लीडरशिप लेफ़्ट की तरफ होगी रादर दैन द राइट, जो कि बाइडन एंड कंपनी ये सारे जो थे वो लेफ़्ट की तरफ होगी। और इट विल बी जेन्युइनली वेरी एन एडमिनिस्ट्रेशन जो अगली जनरेशन्स जो आ रही हैं, इट विल टेक देयर व्यूज़ इनटू अकाउंट। और ये जो सब कुछ हुआ है पैलेस्टाइन में, इसका जो ब्लो बैक इम्पैक्ट है, जो कि इस वक्त रिप्रेशन में आपको नज़र आ रहा है इन अमेरिका एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा 4 years फ्रॉम नाउ। पीपल विल टेक देयर रिवेंज एंड पीपल विल वोट अगेंस्ट दीज वेरी लॉबीज़ जिन्होंने ये सब कुछ किया है। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिक्स। और अगर रिपब्लिकन्स में से कोई आता तो वो तो ये टो नहीं करेगा ना, डेमोक्रेट्स का तो आपने बताया। मैं कहता हूँ रिपब्लिकन से आएगा ही कोई नहीं। दिस इज द लास्ट हुर्रा ऑफ द रिपब्लिकन्स। दिस इज माय व्यू। आई मे बी रॉन्ग, बट देन if you look at the demographic trends and the new ideologies that are now coming up, my sense is that America will bounce back. और राइट की तरफ नहीं जाएगा, इट विल बाउंस बैक। ओके, काम तमाम करने के लिए इट विल नॉट रिट्रीट इनटू आइसोलेशनिज्म, इट विल बिकम अगेन अ ग्लोबल प्लेयर इन अ डिफरेंट सेंस, बट आई थिंक इन अ मोर लिबरल सेंस देन बिफोर। और ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। अच्छा सिर साहब, अब काफ़ी ईदी होगी मेरा ख्याल है, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, हमने व्यूअर्स को हाँ, ये व्यूअर्स को बस ईद मुबारक देनी है। दुआ मांगनी है कि यार मुल्क सही रहे, सलामत रहे। बहुत मसाइल हैं हमारे लीडर्स को, अल्लाह ताला उनको तौफीक फरमाए, उनको समझाए, उनको अक्ल दे, और हमारे लोगों के लिए कोई रिलीफ आए, और ये जो घुटन है ये दूर हो। ये घुटन के साथ तो कुछ भी नहीं चलता।
और ये जो लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हैं, इनको हमारे हुक्मरान तबका निभाए और कुछ खुशहाली आए, कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ सर्टेनिटी आए, कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ आए, कुछ जॉब्स आए, एंड सो ऑन. सो माय प्रेयर्स आर for the nation and for the people of this country. काफ़ी ज़्यादा ईडी बढ़ गई है, थोड़ी और बांट लेते हैं. बांटे आज दिन है उनका. आज दिन है उनका, और ये भी अक्रॉस द बोर्ड है, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पूरी दुनिया में सेठ साहब की ईदी जा रही है सवालों के जवाब की सूरत में. मुल्तान से हारिस अजहर. हम कब तक अपनी स्टेट को और हार्ड कितना बनाएंगे? कोई माजी बईद नहीं, माजी करीब में हमने पीका को लाके सहाफती आज़ादियों का गला घोंट दिया है. हमने पतंगबाजी पर पाबंदी लगाकर सकाफती आज़ादियों को मजरू किया है. हमने इंटरनेट स्लो करके मुआशी आज़ादियों को उस पे जबर इख्तियार किया है. और ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है. क्यों नहीं हम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक नॉर्मल मुल्क बनाएं, ताकि यहाँ पर वो जिस तरह फराज साहब का शहर है, इस शहर में हमको रहने दो, इस शहर में नगमे बहने दो. हाय अल्लाह, नॉर्मल मुल्क क्यों नहीं बनाते? मैं तो 40 साल से यही रो रहा हूँ, और 40 साल से हम एब नॉर्मल बनते जा रहे हैं. तो अब कैसे इसको नॉर्मल मुल्क बनाया जाए? कौन सा लीडर है जो इसको नॉर्मल मुल्क बना सकता है? मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब बना सकते थे, मगर नहीं बनाया उन्होंने. मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बना सकती थी, नहीं बनाया. मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा जब आए हैं तो बना सकते थे, नहीं बनाया. मैं समझता हूँ इमरान खान साहब तो बिल्कुल बना सकते थे. जितना पावर उनके पास था और जो हाइब्रिड रजीम चला रहे थे और जितनी पॉपुलैरिटी थी, वो बिल्कुल बना सकते थे, नहीं बनाया. अच्छा, तो अब कैसे ये बनेगा नॉर्मल मुल्क? हम घेराव हुआ है हमारा इस वक्त जियो स्ट्रेटिजिकली. एक ज़माने में ये हमारी एक असासा था कि जहाँ हम हैं, जिस इलाके में ट्रेड रूट टू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, अब वो सब बंद हो गया है. जिस किस्म की यहाँ की पॉलिसीज़ चलती रही हैं, जिसके अंदर रियासत के इदारे और सियासतदान सारे, इंक्लूडिंग इमरान खान, सारे मुलव्वस हैं, सब जिम्मेदार हैं इसके. तो ये मुझे नज़र नहीं आता कि ये नॉर्मल मुल्क बनेगा. नॉर्मल मुल्क बनने के लिए बहुत ज़बरदस्त लीडर की ज़रूरत है और बहुत हार्ड स्टेट की ज़रूरत है. और वो हार्ड स्टेट उस किस्म की हार्ड स्टेट नहीं जिस किस्म की हार्ड स्टेट रिप्रेशन की तरफ, राइट विंग की तरफ जाती है. वो राइट विंग ही तो हमें ये एबनॉर्मल स्टेट बनाया है, जंगजू रियासत बना दी है, लड़ाई झगड़े हमने किए हैं. वो उस किस्म की हार्ड स्टेट नहीं चाहिए हमें एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड स्टेट चाहिए, जिसमें कानून सब के लिए एक हो. अभी मैंने इसके ऊपर लंबी चौड़ी बात की. तो इसलिए मेरे दोस्त, अगेन ये बहुत अच्छी आपकी ख्वाहिश है. उम्मीद है कि जो लोग पावर में हैं वो सुन रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई लामल होगा. आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू एनी अश्योरेंस ऑन दिस. ओके, अब कर्नल डॉक्टर ज़ेब. पानी पे आपका मैं प्रोग्राम भी देखा है, बहुत आपने मुफस्सल और बहुत अच्छा उसमें वो बताया. मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि पानी दुबई में भी नहीं है, बाकी गल्फ कंट्रीज में भी नहीं है. वो लोग तो समंदर के पानी को रीयूजेबल करके यूज कर लेते हैं. इवन जो डिसैलिनेशन प्लांट भी लगा के जो सैनिटेशन वाला पानी है वो भी यूज हो जाता है. तो हमारे मुल्क में अभी तक इस तरफ क्यों नहीं सोचा जा रहा? सिंध को पानी का मसला है तो कराची में पूरा समंदर मौजूद है, समंदर के पानी को आप सही करके इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल साफ़ और अच्छा सवाल है आपका, और जायज़ है बिल्कुल. क्यों नहीं? कराची में पानी की शॉर्टेज क्यों है? क्यों पानी नहीं मिलता है? साफ़ पानी क्यों नहीं कराची जैसे शहर में मिलता है? 2 करोड़ की आबादी कराची में, क्यों नहीं पानी मिलता? क्यों टैंकर्स के ज़रिए गंदा मैला पानी नहीं आता है? क्या वजह है? आप सही कह रहे हैं. दुनिया में इस वक्त 20,000 से ज़ायद डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, 20,000 से ज़्यादा. अफ्रीका जैसे मुल्कों में, नमीबिया, मोरक्को, आप नाम लें, वहाँ सब जगह पे डिसैलिनेशन प्लांट्स लग रहे हैं और लग चुके हैं. और एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है डिपेंड करता है, अगर 10 मिलियन की आबादी हो किसी शहर की और उसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाना है आपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए या क्लीन वाटर के लिए, तो वो उसका जो कॉस्ट है कैन बी एनी वे अप फ्रॉम $1 to $5 billion. अब $1 to $5 billion over say a 4-year period is nothing. This is the sort of outlay that you need to do for a city like Karachi. और मैं यकीन करके आपको कहता हूँ कि आज आप कराचीइट से कहें कि ये पैसे इकट्ठे कर दें और प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व कर दें आप,
और सही तरीके से उनकी रिटर्न्स की जो इशू है वो आप कर लें तो बैंक्स पैसे भी दे देंगे, पानी भी मिल जाएगा, पानी का रेट भी ठीक होगा और प्राइवेट सेक्टर जो है इसको कर सकता है अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो ये सब कुछ अवेलेबल हो सकता है। तो अफसोस इसी बात का है कि कराची अनफॉर्चुनेटली कराची एक ऐसा शहर बन गया है जिसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, नून ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, पीटीआई वहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं उस लेवल पे कि वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करे और प्रोविंशियल असेंबली उनके कंट्रोल में हो। तो जब तक पावर उनकी जिस पार्टी के पास है वो पार्टी तैयार नहीं है कराची को कुछ देने के लिए या कुछ बजट देने के लिए या डिसैलिनेशन प्लांट करने के लिए। अब कराची जैसी जगह पे तो अंडरग्राउंड भी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो अब आप सोचिए ये वजह क्या है। वजह यही है कि एक ज़माने में कराची वॉज इन द हैंड्स ऑफ MQM और कितना अरसा लगाओ MQM की टेररिज्म को ख़त्म करना, और उस वक़्त जो हालात थे कराची के, लोग छोड़ के जा रहे थे कराची, तो MQM को तो फिर क्रश करना पड़ा। जब उनको क्रश किया तो फिर जाहिर है कोई थोड़ी दूसरे किस्म की MQM आ गई, मगर उनके पास पावर नहीं है, वहाँ उनको सपोर्ट नहीं करती, और अगर करती भी है तो उनके पास असेंबली में पावर नहीं है कि वो वहाँ का बेचारा मेयर जो है उसके पास पैसे नहीं है कुछ करने के लिए, वहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं सही होने देते। क्यों? बिकॉज़ किसी और के पास पावर है वहाँ, और वो पैसा जो भी आता है सिंध का जो हिस्सा है, जो कलेक्शन होती है, वो सारे का सारा पैसा जो है वो कहीं और लगता है, इंटीरियर में लगता है, या वहाँ के सियासतदान खा पी जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इतनी गरीब है कि वो इतने पैसे एक डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वहाँ वोट वैसे भी नहीं मिलता उनको। तो ये फंसे हुए हैं इस किस्म की चीज़ में। या तो आप ऐसे करें कि कराची को फेडरल एरिया बना दें, आप एक स्पेशल स्टेटस दे दें, और वहाँ की जो टैक्स कलेक्शन है उनका हिस्सा उनको मिल जाए, और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हो जाए, या वहाँ एक प्रोविंशियल स्टेटस मिल जाए, फिर तो और बात है। मगर ये जो इस वक्त का जो सूरत हाल है जिसके अंदर देयर इज़ ओनली वन फेडरल एरिया, दैट्स कराची को पीपल्स पार्टी नहीं बनने देगी कभी भी। इट इज़ द ज्यूवल इन इट्स क्राउन, बट इट इज़ स्टिल व्हाट इट इज़। सो मैं समझता हूँ कि ये सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के और कोई नहीं कुछ कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट गरीब है। अगर पीपल्स पार्टी को वोट मिल जाता है कराची के अंदर, तो देखिए आज आप सारा कराची पीपल्स पार्टी को वोट डाल दें तो आप देखिए पीपल्स पार्टी कैसे कराची को तब्दील करती है। तो उनका मफाद भी होगा फिर, मगर आप देते नहीं वोट उनको, आपको पसंद नहीं है पीपल्स पार्टी, तो इसलिए फिर आप उनको नहीं देते। या आप सारे सिंध में जो वोट है वो बिखर जाए, पीपल्स पार्टी को ना मिले, किसी और एक सियासी जमात को मिल जाए जिसके अंदर कराची और सिंध के लोग एक ही पार्टी को वोट दें, फिर जाके बात बनती है। मगर वो हो नहीं रहा है ना। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को वोट डाल रहे हैं, इंटीरियर सिंध। कराची के लोग बिखरे हुए हैं, कोई MQM को डाल रहा है, कोई जमात इस्लामी को डाल रहा है, कोई JUI को डाल रहा है, कोई इमरान खान को डाल रहा है, कोई नवाज शरीफ को डाल रहा है, कोई इंडिपेंडेंट्स को डाल रहा है। तो ऐसे तो वो शहर नहीं तरक्की करेगा।